नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जीवन के वर्गीकरण से जुड़ी एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक पहेली को एक साथ सुलझाने वाले हैं। सोचिए, पृथ्वी पर मौजूद अनगिनत जीवों को समझना और उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटना विज्ञान की सबसे बड़ी और जटिल उपलब्धियों में से एक रहा है। और पता है, ये सिर्फ नामों की कोई बोरिंग सी लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक तरह का नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो हमें बताता है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे विकसित हुआ और हम सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। चलिए देखते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन को वर्गीकरण करने की ऐतिहासिक खोज के बारे में। उसके बाद हम विटेकर के मशहूर 5 जगत समाधान को समझेंगे और फिर एक एक करके हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक यानी फंगी और अंत में पादप यानी प्लांट जगत के रहस्यों में गहराई से गोता लगाएंगे। तो पहला भाग, जीवन को वर्गीकरण करने की खोज, प्रकृति की अराजकता को व्यवस्थित करना। आपको क्या लगता है, शुरुआती वैज्ञानिकों के लिए यह सब कितना मुश्किल रहा होगा? प्रकृति की इस फैली हुई असीम विविधता को व्यवस्थित करना कोई आसान काम तो था नहीं। बिल्कुल शुरुआत में वर्गीकरण पूरी तरह से इंसानी जरूरतों पर टिका था, जैसे कौन सा जीव खाने के काम आएगा और कौन सा कपड़े बनाने के। लेकिन इस टाइमलाइन को देखिए, अरस्तु ने सबसे पहले जीवों को सिर्फ 2 हिस्सों में बांटा, लाल खून वाले और बिना लाल खून वाले। फिर 18वीं सदी में कैरोलस लिनियस आए, जिन्होंने अपनी 2 जगत प्रणाली दी। और आखिरकार 1969 में आर.एच. विटेकर की 5 जगत प्रणाली ने इस फील्ड में एक बहुत बड़ा ब्रेकथ्रू हासिल किया। अब लिनियस की वो शुरुआती 2 जगत प्रणाली यानी प्लांटी और एनिमेलिया, वो एक अच्छी शुरुआत जरूर थी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। गड़बड़ ये थी कि इस सिस्टम ने उन जीवों को एक साथ एक ही ग्रुप में डाल दिया जिनका आपस में कोई साइंटिफिक लेना देना ही नहीं था। उदाहरण के लिए, अपना खाना खुद बनाने वाले हरे पौधों को फंगी यानी कवक के साथ रख दिया गया, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। यही नहीं, एक सेल वाले और बहुत सारे सेल वाले जीवों के बीच भी कोई स्पष्ट अंतर नहीं रखा गया था। मतलब काफी कंफ्यूजन था। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, विटेकर का 5 जगत समाधान, जीवन के लिए एक आधुनिक ढांचा। यहीं से कहानी में एक बड़ा और शानदार मोड़ आता है। विटेकर का 1969 का ये समाधान सिर्फ जीवों की बाहरी बनावट पर नहीं, बल्कि गहरे कोशिकीय साक्ष्यों पर आधारित था। इसे समझने के लिए हमें 2 बहुत ही जरूरी बायोलॉजिकल टर्म्स को समझना होगा। पहला है प्रोकैरियोटिक, यानी वो शुरुआती और सरल जीव जिनकी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। और दूसरा है यूकैरियोटिक, यानी वो जटिल जीव जिनकी कोशिकाओं में एक सुव्यवस्थित और साफ साफ दिखने वाली केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ये दोनों शब्द विटेकर के सिस्टम की सबसे बड़ी चाबियां हैं। इसके साथ ही एक और बड़ा पैमाना था, भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। विटेकर ने जीवों को बांटने के लिए उनके पोषण के तरीके को भी देखा। स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक जीव वो हैं जो अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरी तरफ है विषमपोषी या हेट्रोट्रॉफिक जीव, जो अपने खाने के लिए पूरी तरह से दूसरे जीवों पर या मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। तीसरा पड़ाव, मोनेरा जगत, जीवाणुओं की दुनिया। चलिए अपने इस बायोलॉजिकल जूम इन के पहले स्टॉप पर रुकते हैं। मोनेरा जगत पूरी तरह से प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। इसके इकलौते सदस्य हैं जीवाणु, यानी हमारे बैक्टीरिया। और आपको बता दूं, ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जीव हैं। मुट्ठी भर मिट्टी से लेकर उबलते झरनों, बर्फ और गहरे महासागरों तक ये कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। अपनी सरल प्रोकैरियोटिक बनावट के बावजूद ये अलग अलग आकारों में मिलते हैं, जैसे गोलाकार कोकस, छड़ी के आकार का बैसिलस, स्पिरिला या स्प्रिंग जैसा, और कॉमा के आकार का विब्रियो। है ना कमाल की वैरायटी। और ये तस्वीर बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि बैक्टीरिया सिर्फ आकार में ही नहीं, बल्कि अपने काम में भी कितने अलग हो सकते हैं। एक तरफ हमारे पास नोस्टॉक जैसे साइनोबैक्टीरिया हैं, जिनमें हीट्रोसिस्ट नाम की स्पेशल कोशिकाएं होती हैं जो हवा की नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बैक्टीरिया विखंडन यानी फिशन के जरिए कितनी तेजी से डिवाइड होकर अपनी संख्या बढ़ाता है। ये साफ दिखाता है कि दिखने में भले ही ये सिंपल हों, लेकिन इनका मेटाबॉलिज्म और बर्ताव बहुत ही जटिल होता है। चौथा भाग, प्रोटिस्टा जगत, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स। अब थोड़ी सी और जटिलता की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटिस्टा जगत, ये सभी एक कोशिकीय यूकैरियोट्स का घर है। इसे आप पानी में रहने वाले जीवों का एक ऐसा ग्रुप कह सकते हैं जो पौधों
जानवरों और कवक के बीच एक कड़ी का काम करता है। इसमें कुछ बेहद अजीब और शानदार जीव शामिल हैं, जैसे इन आर्मर्ड डायनोफ्लैजिलेट्स को ही ले लीजिए। कभी कभी ये समुद्र में इतनी तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं कि ये सचमुच पूरे के पूरे समुद्र के पानी को लाल रंग का कर देते हैं, जिसे हम रेड टाइड कहते हैं। और हाँ, ये काफी जहरीले भी हो सकते हैं। इसी ग्रुप में कुछ और भी हैरान करने वाले उदाहरण हैं। युगलीना को देखिए, इसके पास कोशिका भित्ति की जगह एक फ्लेक्सिबल पेलिकल होता है। सबसे गजब की बात यह है कि जब सूरज की रोशनी होती है तो ये पौधों की तरह अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन अंधेरा होते ही ये शिकारियों की तरह दूसरे जीवों का शिकार करने लगता है। दूसरी ओर है पैरामीशियम, जो पानी में तैरते हुए अपने खाने को सीधे अपने मुंह में धकेलने के लिए हजारों छोटे छोटे बालों का इस्तेमाल करता है, जिन्हें सीलिया कहते हैं। बिल्कुल एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। अगर हम प्रोटेस्टा जगत के प्रमुख समूहों पर एक तेज नजर डालें तो इसमें शामिल हैं क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, दोहरे पोषण वाले यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और शिकार करने वाले प्रोटोजोआ। सच कहूं तो ये विविधता इतनी ज्यादा और उलझी हुई है कि कई बार हमारे बायोलॉजिस्ट के लिए इस जगत की सटीक सीमाएं तय करना सिरदर्द बन जाता है। जो एक वैज्ञानिक के लिए प्रोटेस्ट है, वही दूसरे के लिए एक पौधा हो सकता है। 5वां भाग, कवक यानी फंगी जगत, महान अपघटक। चलिए अब रुख करते हैं कवक जगत का। ये विषमपोषी जीवों का एक बिल्कुल ही अलग और अनूठा ग्रुप है, जिनकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। हमारे इकोसिस्टम में ये अपघटक यानी डीकंपोजर्स के रूप में एक बहुत ही क्रूशल रोल निभाते हैं। अब जरा ध्यान से देखें कि इनका लैंगिक चक्र या सेक्सुअल साइकिल कैसे काम करता है। ये 3 बेहद खास स्टेप्स में बटा है। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होती है, जहां 2 कोशिकाओं का प्रोटोप्लाज्म आपस में जुड़ता है। फिर आती है कैरियोगैमी, जहां उनके केंद्रक यानी न्यूक्लियस मिल जाते हैं। और अंत में मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे नए अगुणित बीजाणु या स्पोर्स जन्म लेते हैं, बिल्कुल एक परफेक्ट साइकिल की तरह। फंगी के मुख्य वर्गों में फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज शामिल हैं। और सच मानिए, फंगी शाब्दिक रूप से हर जगह मौजूद हैं। उस यीस्ट से लेकर जो हमारी ब्रेड को फुलाता है, उन एंटीबायोटिक्स तक जो हमारी जान बचाते हैं, और जंगल की जमीन पर उगने वाले उन मशरूम्स तक जो मरे हुए जीवों को रिसाइकिल करते हैं। इसमें वो ड्यूटेरोमाइसिटीज भी हैं, जिन्हें इम्परफेक्ट फंगी कहा जाता है। कुल मिलाकर फंगी के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। छठा और हमारा आखिरी पड़ाव, पादप यानी प्लांट जगत, हरित विश्व की एक झलक। पादप जगत में वो जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक हैं, जिनमें क्लोरोफिल मौजूद है और जिनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी है। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे हरे भरे पौधे हैं जो धरती पर जीवन की रीढ़ हैं। पर प्रकृति को अपवादों से बड़ा प्यार है। आमतौर पर हम मानते हैं कि पौधे पूरी तरह स्वपोषी होते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन कुछ पौधे आंशिक रूप से विषमपोषी भी होते हैं, जैसे वीनस फ्लाईट्रैप जो कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बनाता है, या फिर कस्कुटा जो एक परजीवी की तरह दूसरे पौधों पर जिंदा रहता है। इससे साबित होता है कि सख्त से सख्त साइंटिफिक कैटेगरीज में भी नेचर हमेशा चौंकाने का रास्ता निकाल ही लेती है। तो अरस्तू के जमाने से लेकर व्हिटेकर के इस शानदार सिस्टम तक हमने एक लंबी यात्रा देखी, लेकिन एक सवाल है, जैसे जैसे हमारी तकनीक और माइक्रोस्कोप्स एडवांस हो रहे हैं और हम डीएनए के स्तर पर नई नई चीजें खोज रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, जीवन के इस वर्तमान मानचित्र को फिर से बदलने में और कितना समय लगेगा? क्या पता कल कोई नई खोज हमारी पूरी समझ को ही पलट दे। विज्ञान कभी नहीं रुकता और सीखने की ये रोमांचक यात्रा बस ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।